नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज बात एक ऐसी खबर की जिसका संबंध सिर्फ शेयर बाजार से नहीं है। ये उस कंपनी की कहानी है जिसके पास करीब 52 करोड़ ग्राहक हैं। समझ गए होंगे आप, अपने विश्व गुरु के दोस्त मुकेश अंबानी की कंपनी, जिसकी पहुंच देश के करोड़ों मोबाइल फ़ोन तक है, जिसके पास दूरसंचार है, इंटरनेट है, तेज़ रफ्तार इंटरनेट सेवा है, मनोरंजन है, डिजिटल सेवाएं हैं और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में भी बड़े सपने हैं। नाम है जियो प्लेटफॉर्म। जियो अब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है। सेबी ने जियो प्लेटफॉर्म के आरंभिक सार्वजनिक शेयर निगम को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े शेयर निगमों में शामिल हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको ये बताने नहीं आया कि जियो कितनी बड़ी कंपनी है। वो हम सब जानते हैं, भाई की मुट्ठी में देश का प्रधानमंत्री है, तो और क्या कहना। आज सवाल कुछ और है और सवाल बहुत गंभीर है। इतनी विशाल कंपनी को आम निवेशकों से हजारों करोड़ रुपए जुटाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? और उससे भी बड़ा सवाल, जनता से जुटाए जाने वाले इन हजारों करोड़ रुपए का इस्तेमाल आखिर कहाँ होगा? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। 27 करोड़ नए शेयर। जियो प्लेटफॉर्म ने अपनी आरंभिक सार्वजनिक निगम में 27 करोड़ नए शेयर जारी रखने का प्रस्ताव रखा है। इस बात को थोड़ा समझिए। ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें पुराने शेयर धारक अपने शेयर बेचकर हजारों करोड़ रुपए अपनी जेब में डालकर निकल जाएंगे। यहाँ कंपनी नए शेयर जारी करेगी, निवेशक उन शेयरों को खरीदेंगे, पैसा कंपनी के पास जाएगा। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि इस शेयर निगम से आने वाले सारे हजारों करोड़ रुपए सीधा मुकेश अंबानी की जेब में चले जाएंगे, तो ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हुआ। लेकिन असली सवाल इसके बाद पैदा होता है, 27,500 करोड़ रुपए आखिर कहाँ जाएंगे? कंपनी के अपने दस्तावेज में बताया गया है कि शेयर निगम से मिलने वाली शुद्ध रकम से 27,500 करोड़ रुपए तक का इस्तेमाल रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कुछ कर्ज को पूरा या आंशिक रूप से चुकाने के लिए किया जा सकता है। बाकी रकम कंपनी की समान कारोबारी जरूरतों में इस्तेमाल की जा सकती है। अब मेरा सवाल, सीधा सवाल है, जब कंपनी इतनी बड़ी है, जो जनता के पैसों से इतना बड़ा कर्ज चुकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ध्यान रखिए, किसी कंपनी का शेयर बाजार से पैसा जुटाकर कर्ज चुकाना ना तो गैर कानूनी है और ना अपने आप में घोटाला है। दुनिया भर की कंपनियां ऐसा करती हैं। लेकिन सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये जियो है, देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक, जिसके पास करीब 52 करोड़ ग्राहक हैं, जिसकी कमाई लगातार बढ़ रही है। फिर जनता से आने वाले पैसे का इतना बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में क्यों लगाया जा रहा है? जियो की कमाई देखिए। वित्त वर्ष 2023-24 में जियो प्लेटफॉर्म का परिचालन राजस्व लगभग 1,09,500 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर करीब 1,46,900 करोड़ पहुंच गया। यानी कारोबार जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी की ब्याज, कर और अन्य लेखा खर्चों से पहले ही परिचालन की कमाई भी बढ़ी है। ये कमाई लगभग 54,959 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 76,255 करोड़ तक पहुंच गई। अब फिर वही सवाल, इतनी बड़ी कमाई और इतना बड़ा कारोबार, इतने ग्राहक, फिर जनता से जुटाए जाने वाले पैसे में से 27,500 करोड़ तक का कर्ज चुकाने के लिए क्यों? इसका जवाब निवेशकों को समझना चाहिए, क्योंकि आखिरकार पैसा उनका लगने वाला है। छोटा निवेशक क्या खरीद रहा है? मान लीजिए मुंबई में कोई मध्यम वर्गीय परिवार है, उसने 10-15 साल मेहनत करके कुछ लाख रुपए बचाए। अब उसे बताया जाता है कि जियो का शेयर आ रहा है, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मुकेश अंबानी का नाम, 52 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक, तो वो आदमी प्रभावित होना स्वाभाविक भी है। लेकिन उसे एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, मेरे लगाए हुए पैसे का इस्तेमाल आखिर होगा कहाँ? नई तकनीक में, नया कारोबार खड़ा करने में, नई सेवाओं में, नई दूरसंचार व्यवस्था बनाने में, या फिर पुराने कर्ज को चुकाने में? अगर बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में जाएगा तो ये जानकारी निवेशकों को होनी चाहिए। जियो का कर्ज भी समझिए, ये एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है। मार्च 2024 में जियो प्लेटफॉर्म का शुद्ध कर्ज लगभग 48,440 करोड़ बताया गया।
मार्च 2025 में यह घटकर लगभग 45,273 करोड़ हुआ और मार्च 2026 तक ये घटकर लगभग 27,579 करोड़ तक रह गया। यानी एक बात जियो के पक्ष में साफ दिखाई देती है, कंपनी अपना कर्ज पहले ही तेजी से कम कर रही है। लेकिन इससे एक नया सवाल खड़ा होता है, अगर कंपनी अपने दम पर कर्ज को 48,000 करोड़ से घटाकर 27,000 करोड़ तक ले आई, तो फिर शेयर निगम से मिलने वाली रकम में से 27,500 करोड़ तक कर्ज चुकाने का प्रस्ताव क्यों? क्या कंपनी शेयर बाजार में आने के बाद अपनी वित्तीय स्थिति को लगभग कर्ज मुक्त या बेहद कम कर्ज वाला बनाना चाहती है? अगर ऐसा है तो ये कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, कर्ज कम होगा, ब्याज का खर्च घटेगा, मुनाफा बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इसका फायदा नए शेयर धारकों को कितना मिलेगा और किस कीमत पर मिलेगा। असली खेल है कंपनी की कीमत का। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। जियो शानदार कंपनी हो सकती है, जियो का कारोबार शानदार हो सकता है, उसका भविष्य भी शानदार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका शेयर किसी भी कीमत पर खरीद लेना समझदारी होगी। यही वो बात है जिसे छोटे निवेशकों को सबसे ज़्यादा समझने की जरूरत है। मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की है, वो आपको 80 रुपये में मिल रही है, बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर 500 रुपये में दी जा रही है तो चीज़ वही है, कंपनी वही है, लेकिन खरीदने वाले का फ़ायदा कीमत तय करती है। इसलिए जियो के शेयर निगम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा, कंपनी अपने एक शेयर की कीमत कितना तय करती है। अभी अंतिम कीमत सामने नहीं आई है, इसलिए अभी से ये कहना कि शेयर सस्ता है या महंगा जल्दबाजी हो। लेकिन जैसी ही कीमत आएगी, असली हिसाब वहीं से शुरू होगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2020। उस समय जियो प्लेटफॉर्म में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों और निवेश संस्थानों ने पैसा लगाया था। मेटा ने लगभग 43,574 करोड़ रुपए लगाकर लगभग 9.99% की हिस्सेदारी दी। गूगल ने करीब 33,737 करोड़ लगा के लगभग 7.73% हिस्सेदारी दी। इसके अलावा सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबादला, एआई, टीपीजी, सऊदी पीआईएफ और कई दूसरे बड़े वैश्विक निवेशक जियो में आए। कुल मिलाकर जियो प्लेटफॉर्म ने उस दौर में करीब 1.5 लाख करोड़ जुटाए थे। अब मेरा सवाल सुनिए, इन बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने जियो में किस कीमत के हिसाब से निवेश किया था और अब भारत का आम निवेशक किस कीमत के हिसाब से जियो में हिस्सेदारी खरीदेगा? 6 साल में बहुत कुछ बदला है। ये भी सच है कि 2020 और 2026 की जियो एक जैसी कंपनी नहीं है। इन 6 वर्षों में ग्राहक बढ़े हैं, राजस्व बढ़ा है, कमाई बढ़ी है, 5वीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा यानी 5G आई है, घर घर तक इंटरनेट पहुंचाने का कारोबार बढ़ा है, डिजिटल सेवाएं बढ़ी हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नया क्षेत्र जुड़ रहा है। इसलिए कंपनी का मूल बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल है, कितना बढ़ना स्वाभाविक है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या उससे भी कहीं ज़्यादा? और आम निवेशक जिस कीमत पर प्रवेश करेगा, उसमें भविष्य की कितनी कमाई पहले ही जोड़ दी गई होगी? यही बहुत बड़ा असली सवाल है। बड़े निवेशक अभी निकल नहीं रहे। यहाँ जियो के पक्ष की एक और महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है। इस शेयर निगम में पुराने बड़े निवेशक अपने हिस्सेदारी बेचकर बाहर नहीं निकल रहे। यह मुख्य रूप से नए शेयर जारी करने की प्रक्रिया है। ये महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होता कि बड़े विदेशी निवेशक अपने शेयर आम जनता को बेचकर खुद निकल रहे होते तो शायद सवाल और ज़्यादा गंभीर होते। स्थिति ऐसी दिख नहीं रही है, लेकिन सेबी मेहरबान रहती है। बड़े बड़े लोगों पर कब क्या घोटाला हो जाए कोई कह नहीं सकता। आलोचना करनी है तो मुझे पूरे तथ्य के साथ करनी चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। हमारा काम किसी भी कंपनी के खिलाफ माहौल बनाना नहीं है, हमारा काम सवाल पूछना है। 52 करोड़ ग्राहक और जियो की असली ताकत समझिए। 31 मार्च 2026 तक रिलायंस जियो इन्फोकॉम के ग्राहकों की संख्या लगभग 52.44 करोड़ थी। 52 करोड़, ये संख्या अपने आप में असाधारण है। दुनिया के अनेक देशों की पूरी आबादी जोड़ दीजिए तब भी शायद ये आंकड़ा छोटा ना पड़े। भारत की डिजिटल जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में जियो के नेटवर्क से जुड़ चुका है। मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा, घर का तेज रफ्तार इंटरनेट, मनोरंजन, घर से जुड़ी डिजिटल सेवाएं, कंप्यूटर भंडारण सेवाएं और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी जियो सिर्फ मोबाइल की कंपनी नहीं रह गई, वो धीरे धीरे एक बहुत विशाल डिजिटल व्यवस्था बन चुकी है। और इसलिए उसके शेयर बाजार में आने की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है,
ये भारतीय अर्थव्यवस्था की भी बड़ी घटना है, लेकिन कर्मचारियों का एक आंकड़ा बहुत चौंकाता है। एक और आंकड़ा देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म में कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष के दौरान लगभग 21% घटकर 27,935 रह गई। ये भारत के लिए चिंता की बात है कि विश्व गुरु का दोस्त कर क्या रहा है। यह उसी समय हुआ जब कंपनी का राजस्व बढ़ रहा था और ग्राहकों की संख्या बढ़ रही थी। अब इसका अर्थ क्या है? कंपनी कह सकती है कि कार्य कुशलता बढ़ी है, नई तकनीक आई है, स्वचालित प्रणालियाँ बढ़ी हैं, कम लोगों में ज़्यादा काम होने लगा है। ये चीज़ बहुत बड़ी कहानी है, संभव है। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा, जब कारोबार बढ़ रहा है तो लोगों की नौकरियां क्यों खत्म की जा रही हैं? ग्राहक बढ़ रहे हैं और कंपनी देश के सबसे बड़े शहर निगमों में से एक लाने जा रही है, तब कर्मचारियों की संख्या 21% क्यों घट गई? इसके पीछे क्या कारण है? तकनीक, पुनर्गठन, बाहरी कंपनियों से काम करवाना या कुछ और? इसका स्पष्ट जवाब सामने आना ही चाहिए। ये नई अर्थव्यवस्था का बड़ा सवाल है। एक तरफ 52 करोड़ ग्राहक, दूसरी तरफ लगभग 28,000 कर्मचारी। ये सिर्फ जियो का सवाल नहीं है, ये आने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था का भी सवाल है। तकनीक बढ़ेगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, एक कर्मचारी पहले से कई गुना ज़्यादा काम कर पाएगा, लेकिन रोजगार कहाँ से आएगा? क्या कंपनियों की बढ़ती समृद्धि के साथ रोजगार भी बढ़ेंगे, या मुनाफा और कंपनी का मूल्य बढ़ता जाएगा और कर्मचारियों की जरूरत कम होती जाएगी? देश के लिए यह संकेत खतरनाक है। इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। सेबी की मंजूरी का अर्थ भी समझिए। सेबी कैसे काम कर रही है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेबी शायद अब केवल पैसा कमाने का साधन बन गई है। बड़े बड़े शेयर कंपनियों के रेट नीचे से ऊपर बढ़ाए जाते हैं, बाहर निवेशक निकल जाते हैं, शेयर नीचे आ जाता है। लंबे लंबे खेल हैं, मैं एक एक करके कंपनियों की पड़ताल आपको बताता रहूँगा। अब एक बहुत जरूरी बात, सेबी ने जियो के शेयर निगम को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सेबी आपको ये कह रहा है कि जियो का शेयर खरीदिए, आपको फायदा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नियामक की मंजूरी और निवेश की सलाह दो अलग अलग चीजें हैं। आपका पैसा है, फैसला भी आपका होना चाहिए। इसलिए कंपनी के दस्तावेज पढ़िए, उसके जोखिम पढ़िए, कर्ज देखिए, कमाई देखिए, नकदी की स्थिति देखिए और सबसे महत्वपूर्ण शेयर की कीमत देखिए। कंपनी खुद जोखिम बताती है। कंपनी के शेयर निगम से जुड़े दस्तावेजों में कर्ज से जुड़े जोखिमों का भी उल्लेख है। कंपनी बताती है कि कर्ज की देनदारियों को पूरा करने में किसी प्रकार की कठिनाई कारोबार, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। कुछ ऐसे कर्ज भी हैं जिनका संबंध विदेशी मुद्रा से है। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी शेयर निगम का चमकदार विज्ञापन बाद में देखिए, सबसे पहले उसके जोखिम पढ़िए। कंपनी अपने विज्ञापन में आपको भविष्य का सपना दिखाएगी, गोदी मीडिया उसकी जेब में है, लेकिन उसके कानूनी दस्तावेज आपको बताएंगे कि उस सपने में खतरे क्या क्या है। लाभांश का भी सवाल है। जियो प्लेटफॉर्म ने अपने गठन के बाद से अपने समान शेयरों पर लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है। कंपनी का कहना है कि भविष्य में लाभांश दिया जाएगा या नहीं, ये उसकी कमाई, वित्तीय स्थिति, नकदी, भविष्य के खर्च और दूसरी कारोबारी जरूरतों पर निर्भर करेगा। ये कोई असामान्य बात नहीं है। तेजी से बढ़ने वाली अनेक कंपनियां शुरुआती वर्षों में लाभांश नहीं देती, वो अपना पैसा कारोबार बढ़ाने में लगाती हैं। लेकिन छोटे निवेशक को ये बात पता होना चाहिए। आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपकी कमाई का रास्ता क्या होगा। अब 27,500 करोड़ पर फिर लौटिए, वापस उसी रकम पे आइए। मैं बार बार इस आंकड़ों पर इसलिए लौट रहा हूँ क्योंकि यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 27,500 करोड़ कंपनी के दस्तावेज के मुताबिक शेयर निगम से मिलने वाली शुद्ध राशि में से इतनी रकम तक रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कुछ कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कंपनी से कुछ सीधे और तीखे सवाल भी होना चाहिए। कौन कौन से कर्ज चुकाए जाएंगे? उन सभी पर अभी कितना ब्याज दिया जा रहा है? कर्ज चुकाने के बाद हर साल कितने हजार करोड़ रुपए का ब्याज बचेगा? उस बचत से कंपनी का मुनाफा कितना बढ़ेगा और उस बढ़े हुए मुनाफे का फायदा नए शेयर धारकों को कितना मिलेगा? यही सवाल है जो पूछे जाने चाहिए। एक तरफ कर्ज तेजी से घटा, फिर जनता का पैसा क्यों? मार्च 2024 में शुद्ध कर्ज लगभग 48,440 करोड़, मार्च 2025 में लगभग 45,273 करोड़, मार्च 2026 में लगभग 27,579 करोड़। यानी कंपनी ने 2 साल में अपना शुद्ध कर्ज लगभग 20,000 करोड़ कम कर दिया। ये छोटी उपलब्धि नहीं है,
इसका श्रेय कंपनी को मिलना ही चाहिए। लेकिन फिर मेरा सवाल और मजबूत हो जाता है, जब कंपनी अपने कारोबार की ताकत से इतना कर्ज कम कर सकती है तो बाकी कर्ज भी धीरे धीरे अपनी कमाई से क्यों नहीं चुका सकती? शेयर बाजार से हजारों करोड़ रुपए जुटाने की जरूरत क्यों पड़ रही? हो सकता है इसका जवाब हो, कंपनी तेजी से वित्तीय स्थिति मजबूत करना चाहती है। हो सकता है कंपनी भविष्य के बहुत बड़े निवेश के लिए अपने ऊपर कर्ज का बोझ कम करना चाहती है। हो सकता है इसे ब्याज का खर्च तेजी से कम हो। ये सभी उचित कारोबारी कारण हो सकते हैं, लेकिन कंपनी को अपने निवेशकों के सामने ये गणित बहुत साफ साफ रखना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा शेयर निगम और आम आदमी, जब इतना बड़ा शेयर निगम आएगा तो माहौल बनेगा। टीवी चैनलों पर चर्चा होगी, अंबानी के खुद चैनल है अपना नेटवर्क 18 जिस पे दिन भर हिंदू मुसलमान होता रहता है, उस पर भी चर्चा होगी। अखबारों में विज्ञापन होंगे, विशेषज्ञ बैठेंगे। किसी को लगेगा पहले दिन ही पैसा बढ़ जाएगा, किसी को वो लगेगा ये अगले 10 साल की कहानी है। लेकिन मैं अपने दर्शकों से साफ एक बात कहना चाहता हूँ, नाम देखकर पैसा मत लगाइए। नाम चाहे जियो हो, रिलायंस हो, टाटा हो या दुनिया की कोई दूसरी बड़ी कंपनी हो, और इस तरह सिर्फ कंपनी का नाम देखकर उसका विरोध भी मत कीजिए। ये भी मैं कहता हूँ, पैसा भावना से नहीं लगाया जाता, पैसा हिसाब देखकर लगाया जाता है। कंपनी कितनी बड़ी है, इससे बड़ा सवाल है कि कीमत क्या है। जब शेयर की अंतिम कीमत सामने आए तो देखिए कंपनी साल में कितना मुनाफा कमाती है। उस मुनाफे के मुकाबले आप कंपनी के लिए कितनी कीमत चुका रहे हैं, कंपनी पर कितना कर्ज बचा है, कर्ज चुकाने के बाद कितनी बचत होगी, आने वाले 5-10 वर्षों में कारोबार कितना बढ़ सकता है, कंपटीशन कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या भविष्य की पूरी शानदार कहानी पहले ही शेयर की कीमत में जोड़ दी गई है? अगर हाँ, तो शानदार कंपनी खरीद कर भी निवेशक को सामान्य लाभ मिल सकता है, और अगर कीमत उचित है तो यही कंपनी लंबे समय में शानदार निवेश भी साबित हो सकती है। लेकिन एक बड़ा राष्ट्रीय सवाल भी है, रिलायंस की ताकत सिर्फ दूर संचार तक सीमित नहीं है। ऊर्जा, खुदरा कारोबार, दूर संचार, डिजिटल सेवाएं तो बड़ा महत्वपूर्ण है, मनोरंजन, मीडिया और दूसरे अनेक क्षेत्रों में समूह की बड़ी मौजूदगी है। जब कोई कारोबारी समूह इतना बड़ा हो जाता है तो उसके बारे में सवाल पूछना किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, रिलायंस पर कोई खबर बनती नहीं है। कहीं आपने रिलायंस के खिलाफ खबर देखी नहीं होगी। कोई पूछता नहीं है कि इतने बड़े आदमी हो गए मुकेश अंबानी, फिर हिंदू मुसलमान क्यों करते रहते हो, तुम्हारा चैनल इतनी नफरत की बात क्यों करते रहता है। लोकतंत्र और मुक्त बाजार दोनों में बड़ी आर्थिक ताकत के साथ बड़ी जवाबदेही भी आती है। सवाल होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, बाजार में कंपटीशन कितना बचा है, छोटी कंपनियों के लिए मौका कितना है, उपभोक्ताओं के पास विकल्प कितने हैं, किसी एक या कुछ कंपनियों का वर्चस्व कितना बढ़ रहा है, और नियामक संस्थाएं, सेबी जैसी संस्थाएं कर क्या रही हैं, नौटंकी? ये सवाल पूछना जरूरी है। इसलिए जियो के इस शेयर को सिर्फ एक उत्सव की तरह मत देखिए। कभी कभी चमकदार चीज़ों के पीछे बहुत अंधेरा होता है। एक कंपनी जिसके पास 52 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हैं, जो देश की डिजिटल व्यवस्था का बड़ा हिस्सा बन चुकी है, वो अब आम निवेशकों से पैसा जुटाने को बाजार में उतर रही है। 27 करोड़ नए शेयर जारी करने का प्रस्ताव है और शेयर से मिली रकम 27,500 करोड़ तक कर चुकाने में इस्तेमाल हो सकती है। तो सवाल बड़े होने चाहिए। मेरा पहला सवाल जियो से है, जब कारोबार और कमाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो जनता से जुटाई जाने वाली रकम का इतना बड़ा हिस्सा कर चुकाने में क्यों लगाया जा रहा है? दूसरा सवाल, कर चुकाने के बाद कंपनी हर साल ब्याज में कितने रुपए बचाएगी? तीसरा सवाल, आम निवेशकों को जियो का शेयर आखिर किस कीमत पर मिलेगा? चौथा सवाल, 2020 में मेटा, गूगल और दूसरे बड़ी विदेशी निवेशकों ने जिस मूल्य पर जियो में निवेश किया था, उसके मुकाबले 2026 में आम भारतीय निवेशक कितनी अधिक कीमत चुका रहा होगा? पांचवा सवाल, जब कंपनी का कारोबार और ग्राहक दोनों बढ़े तो कर्मचारियों की संख्या लगभग 21% क्यों घट गई? छठा सवाल, 52 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक होने के बाद भारतीय दूरसंचार और डिजिटल बाजार में जियो की ताकत कितनी बड़ी हो चुकी है, और क्या बाजार में कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा है पर्याप्त है? और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आम भारतीय निवेशक जियो की आने वाली वृद्धि खरीद रहा हो या भविष्य की पूरी कीमत उससे आज ही वसूल करनी चाहिए? यही सवाल तय करेगा कि जियो का ये महाशय निगम निवेशकों के लिए कितना अच्छा है। पर अंत में, कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका मालिक चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसका नाम चाहे कितना भी चमकदार हो, अगर पैसा जनता का लग रहा है
तो सवाल पूछने का अधिकार भी जनता का है। सेबी की मंजूरी सवालों का अंत नहीं है, बल्कि यहीं से सवालों की शुरुआत होती है, घोटालों की शुरुआत होती है। जियो को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। मुझे बताइएगा अगर मैंने कुछ गलत किया हो। कंपनी को बाजार से पैसे जुटाने का अधिकार है। निवेशक को जियो के शेयर खरीदने का अधिकार है। पत्रकार को ये पूछने का पूरा अधिकार है कि जनता के हजारों करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं। इसलिए जियो के शेयर का स्वागत कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके मत करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, खतरनाक खेल है। कंपनी के दस्तावेज खोलकर, कमाई देखकर, कर्ज देखकर, जोखिम देखकर, शेयर की कीमत देखकर और सबसे बढ़कर ये देखकर कि आपके लगाए हुए प्रत्येक 100 रुपये में से कितना पैसा कंपनी के भविष्य को बनाने में जाएगा और कितना पुराना कर्जे को निपटाने में चला जाएगा। क्योंकि शेयर बाजार में सबसे खतरनाक चीज़ है बिना सवाल किए भरोसा, और निवेशक की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछना। तो आप देखते रहिए, क्योंकि मैंने रिलायंस में बहुत रुपया गंवाया है शेयर में। मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ। मेरी बात सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलेगा। शुक्रिया, थैंक यू।